नमस्कार मित्रों, गायत्री कॉलेज एवं गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांचौर की ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम इतिहास में पुनर्जागरण के अर्थ के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आप सबको विदित है, पुनर्जागरण कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि पुनर्जागरण का अर्थ होता है पुनः जागरण। मतलब एक मनुष्य के अंदर कार्य करने की सोच, विचार, दिशा जो वैज्ञानिक तरीके से बौद्धिक चिंतन व मनन के साथ शुरू होती है, उसे हम पुनर्जागरण की श्रेणी में मान सकते हैं। जैसा लिखा हुआ है कि मानव जीवन के प्रति मनुष्य के नवीन दृष्टिकोण, मानव जीवन के प्रति मनुष्य के जो नवीन दृष्टिकोण है वे पुनर्जागरण के अंतर्गत आते हैं। पुनर्जागरण के बारे में प्रोफेसर जॉनसन ने रेनेसांस या पुनर्जागरण के बाद लिखा है कि 14वीं शताब्दी में इटली के कला विज्ञान में होने वाले परिवर्तन, 14वीं शताब्दी में इटली के कला एवं विज्ञान में होने वाले परिवर्तन है, नवजागरण है, वो किस में आते हैं? पुनर्जागरण। प्रोफेसर डेविड कहते हैं कि पुनर्जागरण शब्द मनुष्य की स्वतंत्र प्रियता एवं साहसी विचारों की अभिव्यक्ति मानी जाती है। अर्थात मनुष्य जो एक स्वतंत्रता पूर्वक अपने आचार और विचारों के माध्यम से अपने नवीन विचारों को अभिव्यक्त करता है, तो उसे हम पुनर्जागरण की श्रेणी में रख सकते हैं। पूर्व में पूरे यूरोप में यूनानी साम्राज्य के विखंडन एवं रोमन साम्राज्य के विखंडन के बाद पूरा यूरोप छोटे छोटे राज्यों में, टुकड़ों में बंट गया था और छोटे छोटे राज्य अपनी स्वतंत्रता के विरुद्ध विकास की ओर बढ़ रहे थे। पूर्व में जो यूरोप में मैनर व्यवस्था थी, अब उस मैनर व्यवस्था को कमजोर कर दिया गया और मैनर व्यवस्था की जगह वहां पर एक जागीरों को या मैनर के माध्यम से किसानों को स्वतंत्रता दे दी गई और लोगों का गांवों से शहरों के पलायन हुआ और उन तमाम कारणों से पुनर्जागरण को जन्म मिला था। इसमें सबसे ज्यादा योगदान अपन शिक्षा का कह सकते हैं। शिक्षा मुद्रण के आने के बाद राइटरों ने पुस्तकें लिखी, लोगों तक पहुंची और लोगों के आचार विचार में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। लोग वैज्ञानिक दृष्टिकोण के विरुद्ध कार्य करने लगे थे। अब हम देखते हैं जैसे कि पुनर्जागरण अर्थात पुनरुत्थान, ये व्यक्ति को मध्ययुगीन अंधविश्वास, अर्थात मध्य युग में जो यूरोप के अंदर अंधविश्वास था, अंधविश्वास में अपन कह सकते हैं कि परंपरा के अनुसार जो रूढ़ियां चली आ रही थी उन पर विचार करना, विश्वास करना एवं बिना किसी प्रमाण के ही उनकी सत्यता को मान लेना, अंधविश्वास। रूढ़ियों का मतलब था कि पहले प्राचीन काल में ऐसे नियम चले आ रहे थे जो परंपरागत चल रहे थे। अब उसमें कोई गलत हो या सही हो, लोग बिना सोचे समझे ही उनका अनुसरण कर लेते थे। रूढ़ियों, चर्च तथा धर्मशास्त्रों के बंधन से मुक्त करना, मतलब उस समय में चर्च का बहुत बड़ा दबदबा था। कैथोलिक धर्म चर्च में हावी था और पादरी व पोप वर्ग के लोग हैं, वो लोगों को कई तरह का जो ठगने का कार्य करते थे, धर्म के नाम पर लूट मचा रहे थे, धर्म का दुरुपयोग करते हुए वे अपने जीवन को सुखी करने का प्रयास कर रहे थे एवं स्वतंत्र चिंतन एवं व्यक्तित्व
व्यक्तित्व विकास का अवसर है वो देते हैं। अर्थात लोगों में एक नई सोच, नई दिशा और लोगों की एक अपनी जो मतलब विकास क्षमता होती है, व्यक्ति में अपनी क्षमता होती है, उसको दर्शाना ही पुनर्जागरण की श्रेणी में आता है। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण की विशेषताएं। तो देखिए, पुनर्जागरण की सबसे बड़ी विशेषता तो यही है कि व्यक्ति के अंदर एक नई सोच, विचार का है वो शुरू होना। जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण, अर्थात पुनर्जागरण के बाद लोगों में एक नया वैज्ञानिक दृष्टिकोण है वो उत्पन्न हुआ था। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से तात्पर्य कोई भी वस्तु को समझना, परखना और उसकी तथ्यता को परख कर ही उस पर विश्वास करना, ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण की श्रेणी में आता है। इसके अलावा अंधविश्वास व रूढ़ियों से मुक्त होना, अर्थात जो पुराने समय में अंधविश्वास चले आ रहे थे और जो रूढ़ियां थी उनको न मानते हुए स्वतंत्र विचारधारा, स्वतंत्र तरीके से कार्य करना है, इसमें आता है। इसी तरह मानवतावादी दृष्टिकोण, अर्थात जिसमें जो मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा, गरीबों का भला करना, न कि मूर्ति पूजा की ओर ध्यान देना या ऐसे कुछ धार्मिक आडंबरों की ओर ध्यान देना, अर्थात मानव को सुखी बनाने, मानव को श्रेष्ठ बनाने का प्रयास करना। फिर वर्तमान लौकिक विचारधारा, अर्थात जिसमें प्राचीन काल में मनुष्य कल्पना में निवास करता था, वह कल्पना जगत में विचरण करके पारलौकिक दृष्टिकोण रखता था, लेकिन अब उसका दृष्टिकोण है वो लौकिक हो गया, इस लोक के प्रति है वो हो गया। पुनर्जागरण में चित्रकला का विकास हो और यथार्थ चित्रों पर ध्यान दिया जाने लगा। इसके अलावा कोई किसी वस्तु को निरीक्षण कर, अन्वेषण कर, जांच कर और परीक्षण कर उस पर विश्वास किया जाने लगा था। इसके अलावा चर्च के नियमों का वैज्ञानिक तरीके से रिसर्च किया गया, मतलब कि चर्च में जो नियम थे वे सही है या गलत है, तो उनका एक वैज्ञानिक ठोस प्रमाणों के आधार पर ही पता लगा कि वास्तव में इसमें सत्यता है या नहीं है, और उसके बाद इस पर है वो विचार किया जाता था। अब हम देखते हैं पुनर्जागरण के कारणों के बारे में। पुनर्जागरण के कारणों में पहला कारण आप मान सकते हैं धर्म युद्ध, जिसे क्रूसेडर कहा जाता है। उस समय जेरूसलम को लेकर ईसाइयों और मुसलमानों के बीच में संघर्ष शुरू हो गया था, और यह संघर्ष इतिहास में क्रूसेड के नाम से जाना जाता था, और यह लगभग 200 वर्ष तक चला था। कितने वर्ष तक? 200। इन धर्मयुद्धों के बाद रोमन साम्राज्य पूर्वी देशों के संपर्क में, और पूर्वी देशों में निर्मित वस्त्र, छापाखाना, कागज आदि की जानकारी मिली, और खान पान, रहन सहन, सार्वजनिक सुविधा आदि सभी पर इस पूर्व का अत्यधिक प्रभाव पड़ा। युद्ध में ईसाइयों को पोप द्वारा आशीर्वाद देकर भेजा गया। पोप के आशीर्वाद के बाद भी
ताकत होती तो उनकी विजय होती, लेकिन उनकी पराजय हुई। इससे उनको जबरदस्त आघात लगा और धर्म के प्रति, धर्म के जो संकीर्ण विचारों के प्रति उनका दृष्टिकोण बदलने लगा और धीरे धीरे उन्होंने वैज्ञानिक तरीके से, आधुनिक तरीके से, स्वतंत्र बौद्धिक तर्क से सोचना, विचार करना है वो शुरू कर दिया। दूसरा कारण अपन देख सकते हैं व्यापार का विकास। उस समय में व्यापार, वाणिज्य और आर्थिक समृद्धि के लिए व्यापारी एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप की यात्रा करते थे और वे जिस महाद्वीप या जिस देश की यात्रा करते थे उसके बाद वे वहाँ से ज्ञान, विज्ञान, तर्क व अन्य बहुत सी वस्तुओं की जानकारी लेकर आते थे और उनके परस्पर एक दूसरे के मेल मिलाप से जिज्ञासु प्रवृत्ति बढ़ी और उसी जिज्ञासु प्रवृत्ति का नए नए आविष्कार हुए, नए नए कार्य हुए और उसका परिणाम निकला कि विश्व में कई नए नगरों का उदय हुआ। लोगों में ज्ञान विज्ञान की प्रगति हुई। लोगों ने पारंपरिक गांवों को छोड़कर नगरों की ओर विचरण करना शुरू किया। इसके अलावा व्यापारी वर्ग के पास काफी धन था, शान शौकतपूर्ण जीवन यापन करते थे। इससे भी लोगों को उनके प्रति जुड़ने का अवसर मिला। इसके अलावा लोगों में चिंतन शक्ति का भी एवं विकास होना शुरू हो गया था। फिर है कागज व छापे खाने का विकास, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई तो ये कहते हैं कि अगर छापा खाना ना आता, प्रिंटिंग प्रेस ना आता, पुस्तकों की छपाई न होती तो शायद पुनर्जागरण नहीं होगा। कागज और छापे खाने के आविष्कार के कारण ही यह जागृति आई और सबसे पहले इसका आविष्कार चीन में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चीन में हुआ था। और कागज और छापा खाना आने के बाद पूरे यूरोप में पुस्तकें छपने लगी। दार्शनिक लोगों ने अपने दर्शन के माध्यम से, अपने ज्ञान के माध्यम से, अपने विज्ञान के माध्यम से जनता को जागृत किया और उसमें थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग भी पुस्तकें पढ़कर ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश में लगे हुए थे। इसका फायदा मिला और लोगों के विचार हैं वो परिवर्तित है वो हो गए। इसके बाद अगला पॉइंट अपन देखते हैं तो उसमें कुस्तुन दुनिया पर तुर्कों का अधिकार। अब देखिए, कुस्तुन दुनिया को बाइजेंटाइन साम्राज्य के नाम से जानते हैं और यहाँ पर तुर्कों का अधिकार हो गया। तो कुस्तुन दुनिया के जो विद्वान थे, दार्शनिक थे, कारीगर थे, व्यापारी थे, उन्होंने तुर्कों की लूटमार से परेशान होकर अपनी अपनी पांडुलिपियां लेकर आजीविका की खोज में इटली, फ्रांस, जर्मनी आदि देशों की ओर बढ़ने लगे।
से दूसरे स्थान पर आने जाने से पूरे यूरोप में बौद्धिक वातावरण अत्यधिक फूलने लगा और पश्तून दुनिया पर तुर्कों के अधिकार के बाद पूर्व और पश्चिम में काफी समानताएं हुई। लोगों के संपर्क से, उनके विचारों से नए नए दृष्टिकोण वो देखने को मिले थे। उपयुक्त तमाम कारणों से यूरोप में पुनर्जागरण एवं संपन्न हुआ था। थैंक यू सो मच।